Assalamu alaikum students, welcome back. वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। Now see the difference between Hochschild model and intra-industry trade model, or you can say that the difference between intra-industry trade model and inter-industry trade, जिसको मैं Hochschild model कह रहा हूँ. The first difference is that simple. Hochschild model assumes the constant return to scale and intra-industry trade जो है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अप्लाई कर रहा है. assumption का डिफरेंस. सेकंड इज दैट Hochschild मॉडल कंसीडर्स जो है homogeneous products. Hochschild model considered homogeneous product while intra-industry trade model considered differentiated products. Furthermore, Hochschild model is based on comparative advantage or differences in factor endowments among nations, while intra-industry trade is based on product differentiation and economies of scale. ये जो मैंने दोनों डिफरेंस बोले हैं यहाँ पे मौजूद हैं. Furthermore, with differentiated products produced under economies of scale, pre-trade relative commodity prices may no longer accurately predict the patterns of trade. Specifically, a large country may produce a commodity at lower cost than a smaller country in the absence of trade because of larger national economies of scale. With trade, however, सर आवाज में all डिस्टॉर्शन countries. आ रही है काफी. जी आवाज आ रही है. अब इंटरनेट में शायद इशू है, इस वजह से कुछ हो रहा है इसमें. However, all countries can take advantage of economies of scale to the same extent, and the smaller country could conceivably undersell the larger nation in the same commodity. इस डिफरेंस में सिंपल है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से अगर हम ट्रेड नहीं भी कर रहे तो तब भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल से तो जरूर फायदा उठाएंगे, और अगर साथ में ट्रेड भी करेंगे तो इवन कोई स्मॉल कंट्री है तो वो भी इससे सेम वे में बेनिफिट ले सकता है, क्योंकि वो ना सिर्फ एक्स को एक्सपोर्ट कर रहा होगा. स्मॉल कंट्री वो एक्स के साथ दोनों कमोडिटीज को एक्सपोर्ट भी कर रहा होगा, दोनों कमोडिटीज को इंपोर्ट भी कर रहा होगा. थर्ड मेजर डिफरेंस इज दैट Hochschild में हमने फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम भी पढ़ा. अब Hochschild थ्योरम में हमने साथ में फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम भी पढ़ा, जिसमें यह स्टडी किया कि जो नेशंस का स्केर्स फैक्टर है उसके रिटर्न जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं. मतलब नेशन वन में स्केर्स है कैपिटल, तो नेशन वन जब एक्स में स्पेशलाइजेशन करती है तो लेबर की डिमांड में तो इजाफा होता है. जब एक्स में स्पेशलाइजेशन करती है तो वाई की प्रोडक्शन में कमी भी करती है, तो कैपिटल की डिमांड में कमी आती है. तो दैट्स वाई जो नेशन का स्केर्स फैक्टर यानी कैपिटल है उसके रिटर्न जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं. मतलब कैपिटल की प्राइस जो है वो कम होना शुरू हो जाती है. तो Hochschild मॉडल में क्या होता है कि जो नेशंस का स्केर्स फैक्टर होता है उसके रिटर्न जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं. लेकिन इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड मॉडल में किसी भी फैक्टर के रिटर्न कम नहीं होंगे, हर फैक्टर के रिटर्न ज्यादा होंगे. क्यों? रीजन ये है कि नेशन वन अगर एक्स में स्पेशलाइजेशन कर रही है तो वो वाई की प्रोडक्शन में कमी नहीं करेगी, क्योंकि उसने वाई को भी एक्सपोर्ट करना है. तो इसलिए लेबर कैपिटल दोनों की डिमांड बढ़ेगी, कमी नहीं आएगी. इसके मुकाबला में Hochschild मॉडल में क्या था कि अगर एक्स में स्पेशलाइजेशन करते हैं, लेबर की डिमांड बढ़ती है तो वाई की प्रोडक्शन में कमी करते हैं,
तो कैपिटल की डिमांड में कमी आती है, कैपिटल के रिटर्न जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इंट्रा इंडस्ट्री मॉडल में किसी भी फैक्टर के रिटर्न जो है वो कम नहीं होंगे। The final difference between intra-industry trade model and actual Ohlm model is that in the intra-industry trade जो है वो basically इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो पार्ट्स में, कंपोनेंट्स में जो है वो इंक्रीज करेगी। जिस तरह मतलब ट्रेड वॉल्यूम को जो है वो पार्ट्स में इंक्रीज करेगी। जिस तरह मैंने कहा नेशन वन जो कि एक्स की एक्सपोर्टर है, जो कि एक्स की एक्सपोर्टर है, वो फिर इसके बावजूद एक्स के कुछ यूनिट इंपोर्ट भी कर रही है और वाई के कुछ यूनिट एक्सपोर्ट भी कर रही है। इसी तरह नेशन टू जो कि वाई की एक्सपोर्टर है, वो एक्स के कुछ यूनिट एक्सपोर्ट भी कर रही है और वाई के कुछ यूनिट इंपोर्ट्स भी कर रही है। तो इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड जो है that is related to sharp increase in international trade in parts and components of a product. So this is the formula to measure intra-industry trade. Trade is equal to intra-industry trade is equal to 1 minus export minus import absolute terms में divided by export plus import. और इसकी जो इंटर इंडस्ट्री ट्रेड की जो मेजरमेंट है, इसकी जो रेंज है वो 0 से 1 तक है। 0 का मतलब है नो इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड और 1 का मतलब है इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड इज मैक्सिमम। दिस इज द फॉर्मल मॉडल ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। ये सेम मॉडल है जैसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डायग्राम बनती है, अगर आपने किसी ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में बनाई है, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो है ट्रेड बेस्ड ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है। अगर किसी को याद है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो ट्रेड है दैट इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बेस पर ट्रेड होती है। ये सेम वही डायग्राम है। द डिफरेंस बिटवीन दिस डायग्राम एंड द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डायग्राम दैट यू हैव स्टडीड इज दैट यहाँ पे जो कोस्ट कर्व ड्रा किए गए हैं ये एल शेप कोस्ट कर्व ड्रा किए गए हैं। जो शायद आपने कोस्ट कर्व पढ़े हो वो यू शेप पढ़े हो। ये यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस होगा और इसकी रीजन ये है कि ये जो कोस्ट कर्व, ये एल शेप जो नजर आ रहे हैं आपको, ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल को। कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन का स्केल बढ़ाते जाएंगे तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन होती जाएगी। इसको मॉडर्न कर्व भी कहते हैं, इसको एल शेप कर्व भी कहते हैं। तो ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और जो आपने पढ़े हुए यू शेप जो है, अगर कोर्ट्सियानस से पढ़े हैं तो यू शेप आपने कर्व पढ़े होंगे। अगर कोर्ट्सियानस के भी आप एंड पे चले जाते हैं थोड़ा सा आगे, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि मॉडर्न कर्व का एक चैप्टर आता है, मॉडर्न कॉस्ट कर्व का, उसमें इन एल शेप कर्व को एक्सप्लेन किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये एवरेज कॉस्ट है, परफेक्ट कंपटीशन, नॉर्मल प्रॉफिट की आपके सामने डायग्राम जो है वो मेंशन की गई है। ये सेम वही डायग्राम है, सिर्फ एक डिफरेंस है कि ये एल शेप कर्व या मॉडर्न कॉस्ट कर्व ड्रा किए गए हैं, ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे डेफिनेशन भी मौजूद होगी, एंड पे मैंने बताया था। ये आपके सामने डेफिनेशन है, कर्सर की मूवमेंट देखें। नेशन वन विल स्टिल बी अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ कमोडिटी एक्स, दिस इज इंटर इंडस्ट्री ट्रेड विच इज बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एडवांटेज, ठीक है। बट इट विल आल्सो इंपोर्ट सम वैरायटीज ऑफ कमोडिटी एक्स and export some varieties of commodity Y. This is intra industry trade which is based on product differentiation and economies of scale. ये डेफिनेशन आप देखिएगा, दोबारा मैं बोलता हूं, बड़ी चीजें क्लियर होती हैं इसमें। नेशन वन विल स्टिल बी अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ कमोडिटी एक्स, दिस इज इंटर इंडस्ट्री ट्रेड और हेक्टर मॉडल which is based on comparative advantage, but it will also import some varieties of commodity X and export some varieties of commodity Y. This is intra-industry trade, which is based on product differentiation and economies of scale. जी, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी ऐसा क्लियर हुआ पॉइंट? यस सर, बुक एक दफा रीड करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ी थोड़ी है वो इंशाल्लाह। बाद में भी कोई कंफ्यूजन आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं।
ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ये अनदर वर्जन है, इसको आप रहने दीजिएगा। इस नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, ट्रेड बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस। यहाँ पे हम एक और असम्पशन जो है वो हेक्सोलर मॉडल की रिलैक्स कर रहे हैं। वो असम्पशन थी टेक्नोलॉजी जो है वो दोनों नेशन में सेम है। टेक्नोलॉजी जो है वो दोनों नेशन में सेम है। हम कांस्टेंट टेक्नोलॉजी है, हम उस असम्पशन को यहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि थ्योरीज जो हैं वो बिल्कुल रियलिटी की तरफ जाती जा रही हैं। ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की मैंने रियल लाइफ में आपको एग्जांपल दी है, बिल्कुल रियलिटी में आ गए हैं हम आहिस्ता आहिस्ता, मतलब बेसिक थ्योरी से जो है एडवांस थ्योरीज की तरफ आ रहे हैं। और ऐसे ही है जो हम फेस कर रहे हैं। और ये भी आपके सामने एग्जाम्पल होगी, ये जो टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस है इसकी मैं आपको रियल लाइफ में एग्जाम्पल्स मेंशन करूंगा और इम्प्लीमेंट हो रही है। ट्रेड बेस्ड ऑन डायनामिक टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस। हमने हेक्सोलर मॉडल में जो है वो अज्यूम किया था कि कांस्टेंट टेक्नोलॉजी है दोनों नेशंस में। यहाँ पे हम जो है वो अब टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस की मदद से जो है वो ट्रेड की तरफ जाते हैं। इसको एक्सप्लेन किया गया है प्रोडक्ट साइकिल मॉडल के जरिए। इसको एक्सप्लेन किया गया है प्रोडक्ट साइकिल मॉडल के जरिए, जो वर्नन ने 1966 में प्रेजेंट किया था। पहले मैं आपको थ्योरेटिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम डायग्राम की तरफ आएंगे। जब कोई नेशन किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करती है, इन्वेंट करती है, नई कमोडिटी कोई प्रोड्यूस करती है, इन्वेंट करती है, तो उसके लिए ऑब्वियसली हाई स्किल्ड लेबर रिक्वायर होती है उसको प्रोड्यूस करने में। जब कोई चीज नई बनती है, इन्वेंट होती है प्रोडक्ट कोई, तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए हाईली स्किल्ड लेबर रिक्वायर होती है। हाईली स्किल्ड लेबर की जो है वो सैलरीज भी ज्यादा होती हैं। इट मीन्स के उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, वो एक्सपेंसिव कमोडिटी प्रोड्यूस होती है। और उस एक्सपेंसिव कमोडिटी को जो है वो कुछ लोग ही परचेज कर पाते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि उसकी कॉस्ट को पूरा करना होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कमोडिटी जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड होती है, दूसरे कंट्री में भी पहुंचना शुरू हो जाती है, एक्सपोर्ट करते हैं वो उसको। जब दूसरे कंट्रीज में पहुंचना शुरू हो जाती है, वहां पे लो स्किल्ड लेबर भी उसको देखती है, उस प्रोडक्ट को देखती है लो स्किल्ड लेबर। तो आहिस्ता आहिस्ता वो लो स्किल्ड लेबर भी उसमें जो है वो माहिर होना शुरू हो जाती है। और फिर वो लो स्किल्ड लेबर भी, मतलब वो कम से कम आप ये कह लें कि गाड़ी ऐसे बनती है, इन्वेंट होती है जापान में लेट्स सपोज, तो आहिस्ता आहिस्ता स्टैंडर्डाइज होकर पाकिस्तान में पहुंच जाते हैं। तो पाकिस्तान में मैकेनिक हैं काफी, जो गाड़ी को सारी को तोड़ के दोबारा से बनाना शुरू कर देते हैं, बना लेते हैं ना कुछ। तो वो हाई लो स्किल्ड लेबर जो है वो भी उसको जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू हो जाती है। तो जब वो कमोडिटी, नाश्ते की मिसाल चेक की है। जापान में तैयार होती है गाड़ी। बेटा माइक ऑफ करके बातें कर लो अपनी है, सर की मिसाल बाद में चेक कर लेना, माइक ऑफ कर लो प्लीज। तो ये सेम कमोडिटी जो फिर लो स्किल्ड लेबर की मदद से प्रोड्यूस होना, जब लो स्किल्ड लेबर इसको प्रोड्यूस करेगी तो कॉस्ट भी कम आएगी। अब जो थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमीज है वो किन से परचेज करेगी कमोडिटी? जो सस्ती सेल कर रहे होंगे उनसे परचेज करेगी, जो हाईली स्किल्ड लेबर से एक्सपेंसिव प्रोड्यूस कर रहे हैं उनसे परचेज नहीं करेगी। तो जो लो स्किल्ड लेबर से कंट्री उसको प्रोड्यूस कर रहा होगा वो उसको जो है वो सेल करना शुरू कर देगा। और इवन जो जिस कंट्री ने उसको इन्वेंट किया था, जिसने उसे हाईली स्किल्ड लेबर से फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस किया है, वो नेशन भी उस कमोडिटी को इंपोर्ट करना शुरू कर देगी उस कंट्री से जो उसको लो स्किल्ड लेबर से प्रोड्यूस कर रहा है, और वो अपनी हाईली स्किल्ड लेबर को कुछ और इन्वेंट करने पे लगा देगी। बात समझ आ रही है? ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो उसी पे लगी रहे, वो उनको कुछ और इन्वेंट करने पे लगा देगी, जी उनको कुछ सर। और इन्वेंट करने पे लगा देगी और खुद वो प्रोडक्ट इंपोर्ट करना शुरू कर देगी। मैं आपको रियल लाइफ में एग्जांपल देता हूं। यूएसए ने जो है वो
कंप्यूटर इन्वेंट किया, स्टैंडर्डाइज एक्सपेंसिव था जब इन्वेंट हुआ, बल्कि था, एक्सपेंसिव था, सिर्फ यूएसए तक ही महदूद था, ठीक है। दूसरे कंट्रीज में लाइक जो उसके कंपिटिटर्स थे, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज थी, चाइना था, कोरिया था, ताइवान था, इंडोनेशिया, मलेशिया था, इन्होंने भी जो है वो कुछ यूनिट्स परचेज किए यूएसए से। पाकिस्तान ने नहीं किया, पाकिस्तान जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, ठीक। अगर अफोर्ड भी किया तो मतलब पब्लिक लेवल तक नहीं आया, तो यूएसए से उन्होंने इंपोर्ट करना शुरू किया जो इमर्जिंग इकोनॉमीज थी, और यूएसए ने उसे हाईली स्किल्ड लेबर से प्रोड्यूस किया था, एक्सपेंसिव था। जब इन कंट्रीज ने उसे इंपोर्ट किया तो इन्होंने सेम कमोडिटी को जो है वो लो स्किल्ड लेबर की मदद से भी आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे कमोडिटी स्टैंडर्डाइज्ड होती गई, पुरानी होती गई थोड़ी सी, इन्होंने लो स्किल्ड लेबर की मदद से भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा वक्त आ गया कि इवन जो थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ना सिर्फ ये जो इमर्जिंग इकोनॉमीज थी, उन्होंने लो स्किल्ड लेबर की मदद से जो है वो कंप्यूटर्स को बनाया, ना सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज को सेल किया, बल्कि उन कंट्रीज को जिन्होंने इसे इन्वेंट किया है। मतलब यूएसए ने जो है वो कोरिया, ताइवान, चाइना से जो है वो कंप्यूटर्स परचेज करना शुरू कर दिए, मतलब वो इसका इन्वेंटर है, खुद उसने इसको प्रोड्यूस किया है। लेकिन चूंकि हाईली स्किल्ड लेबर से प्रोड्यूस किया था, एक्सपेंसिव था, इन कंट्रीज ने उसे लो स्किल्ड लेबर से प्रोड्यूस कर लिया। टेक्नोलॉजी किस तरीके से जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड के जरिए मूव कर गई, और उन्होंने जो है वो इसको यूएसए ने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया और अपनी स्किल्ड लेबर को कुछ और एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करने पर लगा दिया। ऑब्वियसली उसके बाद लैपटॉप मतलब स्मॉल साइज होते गए हैं, लैपटॉप आए हैं, आईपैड आए हैं, जो भी समथिंग, उन्होंने अपनी हाईली स्किल्ड लेबर को जो है वो मजीद इन्वेंशन पे लगा दिया, और जो उन्होंने जो प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड हो गई थी, मैच्योर हो गई थी, उनको उन कंट्री से परचेज करना शुरू कर दिया जहां पे वो लो स्किल्ड लेबर की मदद से प्रोड्यूस की जा रही है। दिस इज प्रोडक्ट साइकिल मॉडल। ये किस तरीके से जो है वो प्रोडक्ट इन्वेंट होती है और किस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप कंट्री से डेवलपिंग में मूव होती है, और फिर डेवलपिंग से डेवलप में किस तरीके से मूव होती है इंटरनेशनल ट्रेड। दिस इज हाउ प्रोडक्ट साइकिल मॉडल वर्क्स। अब हम इसको डायग्राम के जरिए सेम को देखते हैं, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। आप अपनी स्क्रीन पर देखें, यहाँ पे 5 स्टेजेस मेंशन की गई हैं। एक्स एक्सिस पे टाइम पीरियड है, वाई एक्सिस पे क्वांटिटी है। आप स्टेज 1 में देख सकते हैं जो इनोवेटिंग कंट्री है वही इसको प्रोड्यूस कर रहा है और वही इसको कंज्यूम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ये टाइम पीरियड है ना, बेसिकली ये टाइम पीरियड एक्स एक्सिस पे, तो ये स्टेज 1 का जो टाइम पीरियड है, इसमें देखें ऐसा टाइम पीरियड जिसमें देखें आप सिर्फ इनोवेटिंग कंट्री जो है उसी ने प्रोड्यूस किया है, उसी ने कंज्यूम किया है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस हुई है एक्सपेंसिव होगी और इनोवेटिंग कंट्री ही उसको अफोर्ड कर सकता है, तो उसी कंट्री में सेल हुई है। स्टेज 2 में देखें आगे कि उसने उसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, ठीक है, अपनी कंजम्पशन कम रखी है, प्रोडक्शन ज्यादा है, उसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं ये एक्सपोर्ट किया है। और दूसरी स्टेज में देखें जो इमिटेटिंग कंट्री, ठीक है, वो इसको इंपोर्ट कर रहा है, वो इसको इंपोर्ट कर रहा है जस्ट। थर्ड स्टेज में देखें आप उसकी एक्सपोर्ट, इनोवेटिंग कंट्री की एक्सपोर्ट जो है वो मैक्सिमम है, और इन दोनों स्टेजेस में जो है इमिटेटिंग कंट्री सिर्फ इंपोर्ट्स कर रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी इंपोर्ट्स पहले ज्यादा थी फिर कम होती आ रही हैं। आप फोर्थ स्टेज में देखें कि इनोवेटिंग कंट्री की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि इमिटेटिंग कंट्री ने उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। और ऑब्वियसली इनोवेटिंग कंट्री की एक्सपोर्ट इसलिए कम हो रही है कि वहां पे, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट सेल कर रहा होगा वो एक्सपेंसिव होगी, और इमिटेटिंग जो प्रोडक्ट जो सेल कर रहा होगा वो चीपर होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी अप्लाई हो रही है, क्योंकि सेम कमोडिटी नहीं होगी, वो डिफरेंस होगा, और टेक्नोलॉजी भी किस तरीके से जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड के जरिए जो है वो मूव हो रही है, और टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस भी देख लें आप हो रहा है, क्योंकि हेक्चर मॉडल ने कांस्टेंट टेक्नोलॉजी अज्यूम की थी, यहाँ पे कांस्टेंट टेक्नोलॉजी नहीं है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी डिफरेंसेस है दोनों कंट्रीज के। और आप देख सकते हैं फिफ्थ स्टेज में आप देखें कि जो इनोवेटिंग कंट्री है, बड़ा सरप्राइजिंग मूवमेंट है कि जो इनोवेटिंग कंट्री है वो इस कमोडिटी को इंपोर्ट कर रहा है। जो इनोवेटिंग कंट्री है
वो इस कमोडिटी को इंपोर्ट कर रहा है जिसको उसने इन्वेंट किया था, और जो इमिटेटिंग कंट्री है वो उसकी एक्सपोर्ट जो है वो मैक्सिमम है, उसको कमोडिटी को एक्सपोर्ट कर रहा है। क्लियर है बेटा? यहां तक देखें, कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस तरीके से जो है प्रोडक्ट साइकिल मॉडल के जरिए इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो एक्सप्लेन की जाती है। जी किसी का कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछ सकते हैं आप। नो सर। ऑलराइट, यहां तक आप कर लीजिएगा। जब आप रीड आउट करेंगे तब भी कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में भी। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।